नमस्कार मित्रों लेखकों के लिए एक अच्छी खबर है, विशेष रूप से हिंदी के लेखकों के लिए, कि ये पहली बार हुआ है कि हिंदी की एक रचनाकार की पुस्तक वह बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुई है, नॉमिनेट हुई है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि इसलिए मानता हूँ कि अब तक इस दिशा में प्रयास ऐसा नहीं है कि हमारे रचनाकारों में कोई उच्च कोटि की रचना धर्मिता नहीं है, वो लिख नहीं सकते या भाषा और शैली पर उनकी पकड़ नहीं है, लेकिन ढंग से विधिवत कुछ औपचारिकताओं को पूरा करते हुए यदि हम कुछ ईमानदार लेखन को विश्व के पटल पर प्रस्तुत करते हैं, उस रूप में जिस रूप में वह वांछित है, जिस रूप में उसकी ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से उसका सम्मान होता है। और ये भारतीय लेखक हैं, हिंदी की लेखक है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री की जो एक रचना है, एक कृति है, वो मूल रूप से तो उसका जो हिंदी रूप है वो रेत समाधि के नाम से एक उपन्यास है, रेत समाधि। और रेत समाधि का वैसे 13 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, और जो बुकर प्राइज़ है, बुकर पुरस्कार है, इसके लिए ज़रूरी माना जाता है कि क्योंकि मूल्यांकनकर्ता विश्व के साहित्य से लिए जाते हैं मूल्यांकन करने वाले, इसलिए उन्हें अनुदित पुस्तक भी दी जानी चाहिए। और अंग्रेज़ी में अगर अनुवाद मूल के साथ दिया जाएगा तो जो मूल्यांकन करने वाले हैं, वैल्यूएशन करने वाले हैं, जो ज्यूरी के सदस्य हैं, उनको निर्णय लेने में आसानी होती है। तो गीतांजलि श्री का ये उपन्यास अब जो जिसका मूल नाम जो है वो रेत समाधि है, वो अब टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से प्रकाशित भी हुआ है। और टॉम्ब ऑफ सैंड के टॉम्ब ऑफ सैंड, तो टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से प्रकाशित ये कृति जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुकर के लिए नामित हुई है। और ये एक हिंदी लेखकों के लिए एक अच्छी खबर है, और ये सिद्ध भी करती है कि अगर हम जो निर्धारित उनके मापदंड हैं किसी भी रचना को प्रस्तुत करने के, अगर वो निर्धारित रूप से वो औपचारिकताएं हम पूरी करें, तो हमारी कृति में अगर दम है तो विश्व के स्तर पर उसकी रचना की प्रक्रिया, उसकी चर्चा ज़रूर होगी। इस बात से हमें मुनकिर नहीं होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि हम कभी हमारे सामने प्रकाशों का मुद्दा आ जाता है, कभी कोई मुद्दा, कभी पारिश्रमिक का मुद्दा, कभी कॉपीराइट की बात, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन लेखन के धरातल पर इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं होता। लेखन एक प्रक्रिया है सृजन की, क्रिएटिविटी की। इसको उसी स्तर पर अक्षुण्ण रहने दें तो हमें बहुत सुख मिलेगा, और भीतर तक हमें एक आह्लाद महसूस होगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ गीतांजलि श्री के बारे में, क्योंकि हम लोग अक्सर बहुत सारे अच्छे लेखकों को इसलिए भूल जाते हैं कि वो किसी विवाद के केंद्र में नहीं आते। यहाँ ये भी ज़रूरी माना गया कि जब तक आप विवाद के केंद्र में नहीं आते तब तक कोई आपका नोटिस नहीं लेता। अब ये जो इसका जो उपन्यास है मित्रों, ये उपन्यास एक 80 वर्षीय महिला के जीवन पर आधारित है। और ये जो पुस्तकें सूचीबद्ध की गई हैं, एनलिस्टमेंट हुई है, ये कुल इनकी संख्या 13 है, और 13 में से पहले या दूसरे स्थान पर हमारी गीतांजलि श्री की यह कृति है। इसकी जो नायिका है ये 80 वर्षीय महिला है, और इसके पति की मृत्यु हो जाती है। और पति की मृत्यु के बाद स्वाभाविक है, क्योंकि अकेलापन भी एक उम्र में सालता है, वह उदास रहने लगती है। उदासी के लम्हों में वो बमुश्किल जूझते हुए, मन में जूझते हुए, मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में जूझते हुए, वह उन सारी परिस्थितियों से बाहर आने का, उस अवसाद से, उस दुख से, उस त्रासदी के प्रभाव से बाहर आने का प्रयास करती है। और बाहर आने के प्रयास के लिए वह क्या करती है कि अतीत की कड़ियों को जोड़ना शुरू करती है। उसे लगता है कि अतीत की बीते हुए समय की कड़ियों को अगर मैं एक रूप में जोड़ना शुरू करूं तो शायद मेरा समय बेहतर बीत जाएगा। और
ये सारे के सारे जो घटनाएं हैं अतीत की, वो सारी की सारी उसके ये भारत पाक विभाजन के पहले से जुड़ी हुई हैं। अब वो प्रयास करती है कि मुझे उन कड़ियों को एक सूत्र में पिरो लूँ, अगर मैं सकूँ मैं अगर उन कड़ियों को एक सूत्र में पिरो दूँ तो निश्चित रूप से मुझे उदासी से भी मुक्ति मिलेगी और मेरे सामने बहुत सारे नए सुखद आयाम अतीत के घटनाओं के वो मेरे सामने धीरे धीरे चलचित्र की तरह से उजागर होते जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है कि वह अतीत की उन कड़ियों को जोड़ने के लिए उन मूल स्थानों पर जाती है जहाँ जहाँ उसने ज़िंदगी काटी थी, जहाँ उसने ज़िंदगी का पहला प्यार देखा था, जहाँ उसने ज़िंदगी में पहली बार एक रोमांच और रोमांस का जो एक लम्हा है उसको जिया था। वो सारे के सारी घटनाएँ बचपन की और उसके बाद आसपास के लोगों की, आसपास के मित्रों की, शुभ चिंतकों की, उन सब की यादों को एक कड़ियों में पिरोने का प्रयास करती है। और इसलिए इसका नाम जो है वो द टॉम्ब ऑफ सैंड कहा गया है। रेतीला है सारा मामला। अतीत दोबारा से आप उसी रूप में आप उसको आप ये कहना चाहें कि व्यवहारिक रूप में उसको कोई मूर्त रूप नहीं दे सकते। को म्यूज़ियम बना दीजिए, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे म्यूज़ियम अपने जहन में नहीं बनाए जा सकते। वो तभी बनाए जा सकते हैं जब आपके पास कुछ चिंतन की धारा हो, सकारात्मक पहलू हो और आप उन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करें। और महिला ने जोड़ने का प्रयास किया और उसके बाद वह अपना देश छोड़कर पाकिस्तान भी गई कुछ वर्षों के लिए, इसलिए ताकि वो कड़ियों को, अतीत की कड़ियों को प्रामाणिकता के साथ जोड़ पाए और उनके माध्यम से ज़िंदगी को एक सकारात्मक रुख दे पाए। और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल रहती है। तो ये सारी की सारी जो है कुल जो कहानी है, जो कथानक है, वो सारा इसी बात पर आधारित है, गीतांजलि श्री का। और गीतांजलि श्री के बारे में बता दूं कि मूल रूप से उसका हिंदी लेखन या हिंदी के प्राध्यापन से कोई लंबा चौड़ा संबंध नहीं रहा। वह लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से उसने ग्रेजुएशन किया, स्नातक हुई और उसके बाद JNU से उसने इतिहास में, हिस्ट्री में MA किया। और बाद में बड़ोदरा से उसने प्रेमचंद और औपनिवेशिक शिक्षित वर्ग, औपनिवेशिक अर्थात उस वक्त हम एक उपनिवेश के रूप में थे, तो औपनिवेशिक शिक्षित वर्ग और प्रेमचंद की जो कृतियां हैं, इनको आधार बनाकर, उसके सारे कथानकों को आधार बनाकर अपना PhD का थीसिस पूरा किया और इस तरह से वो डॉक्टरेट उसने लिया। और उसके बाद भी उसने पोस्ट डॉक्टोरल भी बहुत सारे काम किए, शोध के, जिनमें उसने नई नई चीज़ों को सामने उजागर किया जो वाकई रचना धर्मिता के लिए, साहित्य के लिए अनूठी थी और नयापन था। किसी भी पुराने कथानक को उसने नहीं पकड़ा, नए ढंग से उसने चीज़ों को प्रस्तुत करना आरंभ किया। पहली कहानी उसकी 1987 में छपी थी, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। और उसके बाद ये हंस में छपी थी, राजेंद्र यादव की पत्रिका में। और उसके बाद सिलसिला चल निकला उसकी रचनाओं में, मुख्य रूप से जिनका उल्लेख होता है, एक रचना है माई और दूसरी है हमारा शहर उस बरस। ये सारी वही कड़ियाँ हैं, उन्हीं कड़ियों का एक भाग हैं जिनमें इसकी नायिका जो है, इस पुस्तक की द टॉम्ब ऑफ द सैंड पुस्तक की जो नायिका है, गुजरती रही है। इनको अलग अलग रूपों में भी उसने कृतियों का एक स्वरूप दिया है। हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह, ये रेत समाधि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अनुगूंज, वैराग्य, ये सारी की सारी उसकी कृतियां जो हैं वो चर्चा में रही हैं, लेकिन इस स्तर तक आगे जाएंगी, इस बात का एहसास तब हुआ जब बुकर की फाइनल जो लिस्ट थी, अंतिम जो सूची थी, उसमें उसका नाम आ गया, बाकायदा नामांकित में आया, नामांकन में। और उम्मीद ये की जाती है कि उसे ही बुकर प्राइज़, उसकी जो पुस्तक है उसे ही बुकर प्राइज़ मिलेगा, उसको पुरस्कार मिल जाएगा, इस बात की संभावनाएं हैं। लेकिन परिणाम कुछ भी रहें, ये उल्लेख तो निश्चित रूप से होगा कि पहली बार एक हिंदी की लेखिका की एक कृति जो है वो बुकर प्राइज़ के लिए नामांकित हुई है। धन्यवाद।